नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है आकलन एवं मूल्यांकन, जिसके 16 एमसीक्यू मैंने इस वीडियो में व्याख्या के साथ सम्मिलित किए हैं। और इस व्याख्या को अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे वीडियो को, तो आप अपनी 7-8 फरवरी को होने वाली परीक्षा में इससे आने वाले 3 या 4 प्रश्न पूरे आत्मविश्वास के साथ, सटीकता के साथ सही हल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपने अगली स्लाइड पे आते हैं, जिसमें मैंने मूल्यांकन और आकलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संक्षिप्त में आपको समझाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मापन। मापन क्या है, पहले हमको इसको समझ लेना है। मापन किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो कि एक मात्रात्मक निर्धारण है। कैसा निर्धारण है? मात्रात्मक। ये अंक, शब्द या चिन्ह कुछ भी हम प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री, विवाह स्थिति के आधार पर विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? शब्द दे रहे हैं। अब जैसे रक्त समूह की बात करें तो ए बी बी, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? अक्षर दे रहे हैं। चिन्ह भी दे सकते हैं मापन में, ठीक है। जैसे हम लोग अल्फा बीटा गामा अगर समूह बना दें, तो ये क्या है? चिन्ह का निर्धारण है। तो मापन में हम शब्द, चिन्ह या संकेत दे सकते हैं, और जो कि मात्रात्मक निर्धारण मुख्य रूप से होता है। आकलन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने, कमजोरियों को पहचानने, फीडबैक प्रदान करने की सतत प्रक्रिया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो असेसमेंट है या आकलन है, ये सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। शिक्षक उद्देश्य निर्धारित करता है, अधिगम प्रक्रिया का आयोजन करता है, और उसके बाद उसका मापन करता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा, जहां पे गैप है उसके अनुरूप उसको पृष्ठपोषण या फीडबैक देता है। ये पूरे प्रोसेस में जो वो ये जानना चाहता है कि कहाँ गैप है या बच्चे को सीखना कितना प्रभावशाली रहा, ये काम हम आकलन के माध्यम से करते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अधिगम के साथ चलता है। ठीक है। अब आते हैं मूल्यांकन पर। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो डेटा के आधार पर निर्णय, ग्रेड या निष्कर्ष निकालती है, जैसे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत मापन और आकलन दोनों ही सम्मिलित हैं। अगर इसे एक डायग्राम में हम देखना चाहें, तो सबसे पहले अंदर आ जाएगा आपका मापन, उसके बाद उसमें आएगा असेसमेंट, और सबसे लास्ट में आएगा एवेल्यूशन। यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन और मापन प्रक्रियाएं निहित होती हैं। ये अंतिम लाइन देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है मुख्यतः, मात्रात्मक इसलिए क्योंकि उसमें मापन सम्मिलित है। ठीक है। तो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। और मूल्यांकन का उद्देश्य होता है मूल्य निर्धारण, ठीक है, निर्णय देना, ये उसका मुख्यतः उद्देश्य होता है। और किस आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य क्या है? मूल्य निर्धारण या निर्णय देना, ताकि सुधार किया जा सके। ठीक है, सुधार के दृष्टिकोण से ये काम करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। मुख्य अंतर देख लेते हैं। मापन में कितना सीखा, मात्रात्मक होता है। आकलन में कैसे सीख रहे हैं, सुधार उन्मुख होता है। मूल्यांकन कितना अच्छा सीखा, निर्णयात्मक होता है। तो इस तरह से ये मुख्य बिंदु हो गए। अब आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आकलन है, कहता है असेसमेंट इज, पहला विकल्प देखते हैं, बच्चों को लेवल देने, नाम देने, वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को ये ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। अगर किसी कारण से अधिगम में कहीं बाधा आ रही है, तो उसको पहचान कर उसमें सुधार किया जाता है। इसलिए आकलन को सुधार का तरीका माना जाता है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो आंसर क्या बनेगा? आकलन सुधार, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तनाव और दबाव उत्पन्न करना गलत है। प्रतियोगात्मक भावना नहीं, सहयोगात्मक भावना को बढ़ाओ। और बच्चों को नाम देने, वर्गीकृत करने की रणनीति, ये मापन में आ जाएगी। तो इस तरह आकलन के लिए डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? ध्यान से देख लेते हैं। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, बट इनका आंसर नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ है। हमें इसके अनुसार आंसर चुनना होगा। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आकलन का उद्देश्य है कि बच्चा अपनी स्ट्रेंथ जाने, वीकनेस जाने, और टीचर पे फीडबैक देकर के उसकी वीकनेस को दूर करने में सहायता दे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन अभी आगे और देखते हैं। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तो देखिए, आकलन में कहीं भी कंपैरेटिव एवोल्यूशन नहीं होता, ये मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, ये प्रक्रिया, लेकिन वहां भी तुलना जो है सुधार के उद्देश्य से है।
तो फिलहाल बी वाला तो गलत है। ठीक, ध्यान रखिएगा, आकलन में तुलना नहीं होती। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन देखिए आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि आकलन, स्मृति, बोध और चिंतन जो 3 शिक्षण के स्तर हैं, तीनों ही स्तरों के ऊपर लागू होता है। ये मैंने आपको अपनी शिक्षण विधियों वाला जो वीडियो है उसमें समझाया हुआ है, उसमें जाइएगा तो उसमें आपको इन स्तरों के बारे में डिटेल मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही है। आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। ठीक, तो ये तो आपका गलत है। भय और चिंता का संचार हमारा आकलन का उद्देश्य कहाँ से हो गया? ऑप्शन ए और सी सही है। तो हम देख लेते हैं, एक माने एक, सी माने तीन, एक और तीन कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो देखिए, एक सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, मापन के 4 स्तर हैं और चारों स्तर जो हैं क्रम से हैं। सबसे पहले सबसे निम्न स्तर है, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। इस तरह से 4 स्तर हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो नामित स्तर या नामिक स्तर, इसे नॉमिनल लेवल कहते हैं, ये पहला है। क्रमिक जो है वो दूसरा है। अंतराल तीसरा है और चौथे नंबर पे है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 क्रम है, लेकिन उत्तर में वो हमसे क्या जानना चाह रहा है? सबसे अच्छा कौन सा है? तो उत्तर है इसका डी। ओ सॉरी, डी नहीं, सी, अनुपात स्तर। अनुपात मापन या जिसे रेशियो लेवल मेजरमेंट कहते हैं, ये क्या होता है? ये विज्ञान विषयों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके जो मापन के परिणाम होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। जो भी, अगर हम लोग किसी जैसे तराजू में कोई वजन तौल रहे हैं, अगर उसमें जीरो दिखा रहा है तो मीन्स उस पे कोई वजन नहीं रखा है। और जीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, परम शून्य बिंदु होता है। इसीलिए अनुपात मापनी जो या रेशियो लेवल जो मापन होता है वो सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन सोशल साइंसेस में यानी शिक्षा, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में अनुपात स्तर का मापन नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ना कि भौतिक चरों के ऊपर। तो इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान में जो मापन की सीमा होती है या जो उच्चतम मापन किया जा सकता है वो अंतराल मापनी है। यानी कि आपका एक प्रश्न बनता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्षेत्र में मापन की सीमा क्या है? तो वो अंतराल मापनी है। या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक जो उत्कृष्ट मापन अगर हम यूज करना चाहें तो वो किस लेवल तक जा सकते हैं? तो केवल तीसरे लेवल तक, अंतराल तक। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन फिलहाल मापन का सबसे अच्छा स्तर माना कौन सा जाता है? तो अनुपात मापनी यानी रेशियो लेवल। तो उत्तर इसका सी है, लेकिन इसका मैंने डिटेल आपको दिया है स्लाइड पे। इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। एस एस स्टीवंस ने 1946 में मापन के 4 क्रमिक स्तर बताए। क्रमिक, निम्न से उच्च, जो डेटा की प्रकृति को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला है नामित मापन। सबसे सरल है, सबसे निम्न स्तर का मापन है। इसमें केवल वस्तुओं को नाम दिया जाता है जिससे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे लिंग, धर्म, रक्त, विवाह, राजनीतिक दलों के नाम। तो इस तरह से हम खाली जो है नाम देते हैं। नाम के आधार पर वर्ग बनाए जा सकते हैं, समूह बना सकते हैं। ठीक है, क्रमिक मापनी में क्या होता है? इसमें डेटा का एक निश्चित क्रम या रैंक होता है, लेकिन श्रेणियों के बीच अंतर समान नहीं होता। जैसे हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी बना दें, तो कक्षा में हमने अगर मान लीजिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के छात्रों का ग्रुप बनाया, पर हम ये तय नहीं कर सकते कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ग्रुपों में कितना अंतर है, क्योंकि वहां पे ग्रुप इस आधार पे बने हैं कि जो 33% से अधिक है वो थर्ड में है, जो 45 से अधिक है वो सेकंड में है, जो 60 से अधिक है वो फर्स्ट पे है। लेकिन ये तो समूह है ना छात्रों का, एक छात्र की या दो छात्रों की बात नहीं हो रही है। तो क्रमिक मापन में हम आरोही अवरोही क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना नहीं कर सकते। अंतराल मापनी में आ जाते हैं, जो कि हमने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान में आप मापन के इस तीसरे स्तर तक आ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अंतराल मापनी की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत नामिक और क्रमिक सम्मिलित हैं। ठीक है, जब आप इंटर हो जाते हैं तो हाई स्कूल 8, 5th, ये सभी क्लास पास करके ही आप हाई स्कूल और इंटर हुए हैं। ठीक है, तो अंतराल मापनी में क्या है? क्रमिक गुणों के साथ अंतर आ जाता है, समान सार्थक होते हैं, वास्तविक शून्य नहीं होता। इसमें क्या होता है? वास्तविक शून्य नहीं पाया जाता। ठीक है, इसी कारण से जो है ये पूर्ण शुद्ध नहीं होता। अब आते हैं अंतिम मापन में, अनुपात मापन सबसे उच्च स्तर का है, वास्तविक शून्य होता है। जैसे मैंने बताया, वजन, ऊंचाई, आयु की गणना की जा सकती है, लेकिन ये विज्ञान के क्षेत्र में होता है। समाज विज्ञान में अंतराल तक आते हैं, अनुपात विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। पर सबसे उत्कृष्ट मापन कौन सा? अनुपात मापनी। सबसे निम्न मापन कौन सा? नामित मापनी। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। मूल्यांकन को क्या कह रहा है? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक गलत अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग के रूप में होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि जो सही तरीका है वो यही है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग हो, कि हम पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य निर्धारित किए, पढ़ाया, फिर देखा कितना उद्देश्य प्राप्त कर पाया बच्चा, फिर हमने अपने शिक्षण विधियों में जो है बदलाव किया, पाठ्य योजना को सुधारा,
फिर दोबारा शिक्षण आयोजन किया। तो ये जो है अगर साथ-साथ चलेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो उत्तर इसका क्या सही है? ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि आंसर नीचे वाले एबीसीडी पे बनेगा। ठीक है? तो एक से अधिक विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग कर देना। चलिए ध्यान से देखते हैं, मूल्यांकन में ये काम तो करते हैं पर क्या ये इसके कारण है? देखते हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ठीक, तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार करा जाता है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी मूल्यांकन में होता है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना, ये भी ठीक है। अब पहले वाले पे आप समझ लीजिए कि बच्चों को गैर उपलब्धि, निम्न उपलब्धि, औसत, उच्च उपलब्धियों के रूप में अलग करना हमारा जो है कारण नहीं है, बल्कि यहाँ से हम उनको, अगर ऐसा है ना कि अगर आप केवल उनको डाल देंगे कि ये निम्न उपलब्धि वाले बच्चे हैं, तो आप इसका मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। मूल्यांकन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वो ये कहता है कि इसको कैटेगराइज़ नहीं कर रहा है, वो इनको फाइंड आउट करता है इस उपलब्धि स्तर पे और उसके बाद उसमें सुधार करके उन्हें उच्च की ओर ले जाता है। तो ये कारण है, ना कि ये कारण है कि उस वर्ग में डाल देना परमानेंट के लिए। ठीक है? तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत है, ये कारण नहीं है। ये तो मात्र एक प्रक्रिया है जिसके बाद हम सुधार करते हैं। ठीक है? तो आंसर कौन-सा सही होना चाहिए जिसमें 2, 3 और 4 ये वाले विकल्प सम्मिलित हों, तो ये किसमें मिलेंगे हमको देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, 2, 3, 4 हमें बी में मिल गया। हमारा आंसर कौन-सा सही हो गया इसका? आंसर इसका बी सही है। ठीक है? उत्तर इसका कौन-सा सही है? बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न में कहता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन-कौन से 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं? उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो इस पे जो है मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आप इसको समझेंगे। देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या हैं? तो 3 पक्ष हैं। सबसे पहली चीज़ तो शिक्षण उद्देश्य। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्य क्या थे। भाई, कक्षा में जाने से पहले टीचर ने जो उद्देश्य अपने निर्धारित किए, मान लीजिए उसका उद्देश्य है कि वह बच्चों के अंदर एलसीएम को लगाने की योग्यता विकसित करना चाहता है। ठीक है? अब इसके बाद एलसीएम के लिए वो क्या करेगा, जो उसने अपनी पाठ्य योजना बनाई, टीएलएम यूज किया, जो शिक्षण विधियां यूज की, वो कहलाएंगे सीखने से उत्पन्न अनुभव। अब ये अनुभव जो उसने लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए, किस उद्देश्य से दिए? ताकि बच्चे के अंदर उस चीज के परिवर्तन वांछित आ जाए, यानी कि उसको एलसीएम का ज्ञान हो जाए। तो वो व्यवहारात्मक परिवर्तन को हम मूल्यांकन करके ही तो देख सकते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। तो ये मूल्यांकन का उपकरण, वो टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, आकलन के द्वारा, या हम उसको मापन के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 चीजें इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण, फिर अधिगम अनुभव और फिर मूल्यांकन के उपकरण जो कि व्यवहार परिवर्तन के रूप में है। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ए। और ये याद रखिएगा, 3 पक्ष हैं ये शिक्षण प्रक्रिया के। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे? तो भाई, मूल्यांकन से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ कमियां रह गई, उसमें सुधार कहाँ आवश्यक है। पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, हाँ पता लगता है, लेकिन सुधार भी करना होता है हमें। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सीखने का लेवल हम जानते हैं, फिर लेवल को अप की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये उद्देश्य है मूल्यांकन का और यही हमारे को करना है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, शिक्षक की उपलब्धि पता लगाता है, गलत है। तो इसमें 3 गलत, ऑप्शन सी सही। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अच्छा, फिर क्या कहता है आगे? इससे केवल एक बार वर्ष के अंत में, गलत। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, नहीं, तुलना नहीं करनी है। देखिए, तुलना अच्छी चीज नहीं है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, हमारा एनसीएफ 2005 है, हमारा जो आरटी एक्ट 2009 है, सब में सीसीई की जो हम बात की जाती है, जब हम सीसीई की बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, वहां तुलना शब्द को जो है वो कम प्रयोग किया गया है। वहां पे सतत मूल्यांकन लाया इसीलिए गया है कि बच्चे के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करें, ना कि किसी अदर बच्चे के साथ। ठीक है? विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो ना, भाई ये जो गलत है। तो उत्तर कौन सा है? इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। उत्तर ए सही है। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि क्या मिलेगी? कहाँ ज्ञान में गैप है, कहाँ अच्छा है, अच्छे के लिए आप पुनर्बलन दें, और जहाँ गैप है उसके लिए दोबारा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है आयोजित करें,
और शिक्षकों को क्या प्रतिपुष्टि मिलेगी, कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी है, कहाँ सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, नहीं आवश्यकता नहीं, देखिए आवश्यकता नहीं, अधिगम आवश्यकता का पता लगाना है। ठीक है, तो ये भी गलत, छात्रों की बुद्धि भी गलत, छात्रों के अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य परीक्षण गलत है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्यों? क्योंकि हम मूल्यांकन के द्वारा ये देखते हैं कि कितने छात्र सफल हुए, कितने असफल हुए और असफल छात्रों की कमियां कहाँ है और उनको पुनः सफल कराने के लिए हमें क्या प्रयास शिक्षक के रूप में करने हैं, शिक्षण विधियों में, पाठ्य योजना में, टीएलएम में, अपने किसी और तौर तरीके में जो हमें बदलाव करना है वो हम करेंगे। अधिगम अनुभव को अपने जो है समर्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और बच्चे को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर इसका सी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में, अंत में। देखिए, अंतर्निहित प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है आकलन का। ठीक, तो जहां हम बात कर रहे हैं आकलन, देखिए सी ऑप्शन, देखिए आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा, बिल्कुल गलत। ठीक, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। जो डी वाला ऑप्शन है, वार्षिक परीक्षा समेटिव एवोल्यूशन का एक पार्ट है या उसके रूप में हम देखते हैं उसको। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सही ऑप्शन है ए, क्या कहता है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। देखिए एक सीधी सी बात है, आकलन के अंतर्गत जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उद्देश्य का भी निर्धारण होता है, पाठ्यवस्तु का भी होता है, उसकी क्रिया और उसके साथ साथ मूल्यांकन भी शामिल होता है। कक्षा शिक्षण में उद्देश्य निर्धारण जहां प्रारंभिक बिंदु है तो वहीं आकलन उसका अंतिम बिंदु है। ये बात ध्यान रखिएगा। आकलन से शिक्षण विधियों में संशोधन व परिमार्जन में करने में सहायता मिलती है और ये शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो याद रखिए आकलन शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, सतत प्रोसेस में अंतर्निहित प्रक्रिया है। उत्तर ये सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? किसके विकास में? एजुकेशनल डेवलपमेंट में। ओके, छात्रों की प्रगति का आकलन, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक विकास में तो छात्रों की प्रगति होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन से क्या करेंगे? कार्य निष्पादन क्या करेंगे? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करके क्या करेंगे? छात्रों की क्या प्रगति हो रही, ज्ञान है प्रगति नहीं है, उसको परफॉर्मेंस में नहीं कर पा रहा, एक बच्चे को नॉलेज है पर वो उसको क्या कर पा रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ये भी तो एक कमी है, तो ये भी तो डेवलप करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि छात्रों का ओवरऑल जो डेटा हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा? उनकी प्रोग्रेस के डेटा से। ठीक, तो ओवरऑल डेटा यानी कि हम जब एवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी पूरी प्रगति देखना चाहते हैं। और याद रखेंगे मूल्यांकन में मापन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। मापन एक पक्ष का होता है, मूल्यांकन जो है सारे पक्षों को लेकर चलता है। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसमें हम छात्र की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये तो मैंने बिल्कुल बताया ही था आपको अभी। अब देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। ऑप्शन ए कह रहा है आकलन, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। ये बात तो वही होगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई शिक्षण बच्चे का अधिगम क्या समझता है? ये समझता है कि कहाँ गैप है, कहाँ बच्चा मजबूत है, कहाँ वो कमजोर है, मजबूत पे जो है प्रण बल दो, कमजोरियों को दूर करो, शिक्षण विधियों में सुधार करो, टर्निंग टीएनएम में अगर चेंज करना है तो चेंज करो। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षण की प्रतिपुष्टि यही तो है जो मैं कह रहा हूँ। शिक्षक की प्रतिपुष्टि क्या है? उसकी विधियों में सुधार। ओके, अगर विधियों में सुधार की आवश्यकता है तो अगला विकल्प क्या कहता है? तो ए तो सही है। आकलन ही एकमात्र शब्द जहां आ जाएगा तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, एकमात्र, केवल। ठीक है, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड है, अगर ये किसी विकल्प में आते हैं तो वो विकल्प अपने आप गलत हो जाते हैं। आज के समय में केवल अंक, देखिए आ गया, ये भी गलत है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि समझ सकें कि अपने पार्टियों की तुलना में कहां पर है, फिर तुलना आ गया, ये भी गलत है। आकलन के संदर्भ में निगेटिव है तुलना। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए, जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और आपको अपनी परीक्षा जो 7-8 फरवरी को है सीटेट की, 100% आप सही प्रश्न करेंगे और इसी के अंतर्गत आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, मूल्यांकन का ये उद्देश्य है। एक काम है, उसका उद्देश्य तो है, पर क्या ये मुख्य उद्देश्य है? ये मुख्य की बात कर रहा है, मुख्य उद्देश्य नहीं है पर उद्देश्य है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ये गलत है।
शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना भी एक उद्देश्य है, कक्षा में प्रोन्नत किया जाना भी एक उद्देश्य है, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ऑप्शन बी सही है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो निदान शब्द है, निदान निदान शब्द में कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा, निदान को इंग्लिश में डायग्नोस कहते हैं। डायग्नोस का मतलब होता है कारणों का पता लगाना। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करा के ये देखना चाहता है कि मलेरिया है, टाइफाइड है, या आपको कोई और प्रकार का बुखार है। जैसा कारण होगा वैसा दवाई देगा, यानी जैसा कारण होगा वैसा उपचार होगा। तो ऐसे बच्चे की अधिगम में कहाँ कमियां है उसके कारण पता करना, और जैसा कारण, अगर उसको शिक्षण विधि के कारण दिक्कत आ रही है या उसको कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले नहीं क्लियर थे इसलिए अभी वर्तमान में नहीं सीख पा रहा है, जैसा कारण वैसा ट्रीटमेंट देना। तो निदान में हम कारण जानते हैं कि जो कमियां हैं उनके कारण क्या है, और फिर जैसे कारण होते हैं वैसा हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं यानी उपचार देते हैं। तो उत्तर बी सही है, निदान का मतलब कारण जानना। कुछ लोग निदान का मतलब समाधान लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ध्यान रखिए, योगात्मक मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद आपने उस समय के दौरान क्या सीखा इसलिए किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, जब हम अधिगम प्रक्रिया पूरी संपन्न कर लेते हैं कंप्लीट, जैसे हमने पाठ्यक्रम का एक सेक्शन बांटा, मान लो छमाही, तिमाही या वार्षिक, पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि आपने क्या लेवल सीखा। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। अब देखते हैं आपने ऑप्शन क्या है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया पता लगाना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना गलत है। ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, नहीं, गलत है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, ये भी गलत है। ये जो आपका डी वाला है, ये रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से मूल्यांकन की बात कर रहा है? रचनात्मक। कौन वाला? ऑप्शन डी। देखिए, दो तरह के मूल्यांकन टाइप होते हैं नेचर में। रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये सुधारात्मक होता है, और ये आपका सतत प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं कि बच्चा जो है एक इकाई पढ़ाया और अगली इकाई को पढ़ाने से पूर्व हम देख रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं कि आपने पहली वाली इकाई सही से सीखी है कि नहीं सीखी, पता चला अगली इकाई पे जाए पिछले ही नहीं सही हुई है, तो अगली इकाई के अधिगम में भी दिक्कत आएगी। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का काम है, और ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है इसमें आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ही किया जाता है, उसी को प्राथमिकता दी गई है रचनात्मक मूल्यांकन को। ठीक है, जो योगात्मक मूल्यांकन है ये आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या वार्षिक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन को सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो एनुअल एग्जाम। ठीक, तो समय विशेष पर है, ऑप्शन हमारा ए सही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? भाई कौन उजागर करता है देख लेते हैं। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे की तुलना में करता है, देखिए गलत है। तुलना आ गई, गलत। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, बिल्कुल सही है, जो बताया स्मृति बोध चिंतन। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, स्मृति में आप फैक्ट्स को याद कराते हो, बोध में समझाते हो, जब याद हो गया, समझ गया, तब वो प्रयोग करेगा, तो तीसरे लेवल पे आता है। ठीक, अब आ गए, ऑप्शन बी सही है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों की तुलना करके आकलन करता है, गलत। शिक्षक पाठ्य वस्तु में दी जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, ये भी गलत। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सॉरी, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी सही है, कि विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज की कक्षा का ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। कहता है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, भाई देखिए, मूल्यांकन के लिए कौन सीखता है? लोग किसके लिए करते हैं? मूल्यांकन सीखने का किया जाता है, ना कि आकलन के लिए सीखना होता है। तो उत्तर ये गलत है। आकलन का सीखना, फिर वही बात आ गई, गलत है। सीखने का आकलन कि सीखने के लिए आकलन? तो एक बात ध्यान रखिएगा, सीखने का आकलन योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, जो कि जब अधिगम प्रक्रिया आयोजित कर ली जाती है उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया। और सीखने के लिए आकलन सुधारात्मक होता है, जो कि रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में हम देखते हैं उसको। ठीक, तो दो तरह के मूल्यांकन है, सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर क्या हुआ, क्रिस्टीना भ्रमण पर ले गई, भ्रमण के दौरान अगर वो प्रश्न पूछती तो वो थी सीखने के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो रचनात्मक होता, फॉर्मेटिव होता। लेकिन यहाँ उसने क्या किया, भ्रमण में घुमाया फिराया, जब लौट आई अगले दिन कक्षा में, अब देखना चाह रही है कि बच्चों ने क्या सीखा। तो ये हो गया सीखने का आकलन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव एवोल्यूशन की बात यहाँ पर आ जाएगी। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उत्तर, इसका क्या सही होगा? उत्तर इसका
सी सही होगा। ठीक है, अब जरा सा हमारी जो वीडियो खत्म नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं आपको बताता हूँ आकलन प्रक्रिया के प्रमुख पहलू किस प्रकार हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला है सीखने के लिए आकलन, जिसे हमने बताया आपको फॉर्मेटिव यानी कि योगात्मक। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो एक बात ध्यान रखेंगे, सीखने के लिए आकलन को हम समेटिव मूल्यांकन भी कह सकते हैं। और ये किस लिए होता है? ये प्रक्रिया के दौरान होता है, जिसका उद्देश्य शिक्षक और छात्र को फीडबैक देकर सुधार करना है। ठीक, फीडबैक द्वारा, पृष्ठपोषण द्वारा सुधार, ये इसका उद्देश्य है और प्रक्रिया के दौरान यानी कि कंटिन्यूअस चलता है। ठीक, कौन सा? सीखने के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा क्या है? सीखने का आकलन। सीखने का जो आकलन होता है, ये क्या है? ये प्रक्रिया का अंत में किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षा, जो ये निर्धारित करता है छात्र ने कितना सीखा। और ये क्या कह रहा है? समेटिव मूल्यांकन। तो सीखने का आकलन योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट की बात करता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करता है, जहां पर हम सीखने की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है उसके अंत में करते हैं, और उद्देश्य क्या होता है? छात्र ने कितना सीखा। सुधार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक, लेकिन सुधार करना उद्देश्य, प्रक्रिया के दौरान अगर हम कर रहे हैं तो सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। ठीक है, अगले आकलन पे आते हैं, सीखने के रूप में आकलन, ये तीसरा प्रकार है, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, ये क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, छात्र स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें उनमें जिम्मेदारी और आत्म जागरूकता विकसित होती है। तो यहाँ पर छात्र स्वयं तो सीख रहा है, लेकिन शिक्षक यहाँ पर क्या, फैसिलिटेटर की बात कर रहा है। याद रखिएगा, हमारी एनईपी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी ये कहा गया है, एनसीएफ 2023 में भी ये बात कही गई है, शिक्षक एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। वो प्राइम अपने आप को केंद्र में ना रखे, केंद्र में विद्यार्थी रहेगा। वो ऐसे आयोजन करे शिक्षण का कि जिसमें शिक्षक स्व गति से सीखे, स्वाविवेक से सीखे, स्वक्रिया करके सीखे, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो जब इस तरह की लर्निंग की बात की जाती है, तो वहां पर जो आकलन जो प्रमोट किया जा रहा है वो कौन सा आकलन है? सीखने के रूप में आकलन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें छात्र स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनमें जिम्मेदारी और आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास विकसित होता है। तो ये तीन प्रक्रियाओं को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, टोटल ओवरऑल तीनों का ही काम क्या है? लर्निंग। ओके, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। कोई भी प्रश्न के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।